तो मूवी की शुरुआत में हमें एक घने जंगल का सीन दिखाया जाता है जहां जंगल के बीचों बीच कई सारे पेड़ काटे जा रहे थे फॉर रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन। तभी सीन चेंज होकर एक टेंट को दिखाता है जहां एक शमन कह रहा था कि इस कंस्ट्रक्शन को जल्द से जल्द रोक दीजिए, नहीं तो वो लोग नाराज हो जाएंगे। अब ऑफिशियल्स उसकी बातों को नहीं सुनते और उसे धक्के मार के टेंट से बाहर निकाल देते हैं। जाते जाते वो शमन कहता है कि इसका अंजाम मौत से भी भयावह होगा। एट दिस पॉइंट हम व्यूअर्स के मन में सवाल आता है कि आखिर वो लोग कौन हैं, और इसके बारे में फिलहाल तो हमें नहीं बताया जाता। अब उसी रात दो वर्कर्स पाइमोन और डाटो कंस्ट्रक्शन करते हुए दिखाए जाते हैं। अब हालांकि उस दिन के लिए उनका शिफ्ट ओवर हो चुका था, पर दोनों कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए वहां रुक जाते हैं और एक्स्ट्रा काम कर रहे थे। तभी पाइमोन एक पत्थर से भारी ट्रॉली लिए अंधेरे में जाता है, मगर वो वापस नहीं आता। डार्तो कई बार पाइमोन को बुलाता है लेकिन उसका जवाब नहीं आता। अब डार्तो खुद भी धीरे धीरे अंधेरे की तरफ चलने लगता है और वहां उसे एक भयावह दृश्य दिखता है। जी हाँ दोस्तों, डार्तो देखता है कि एक भयानक एंटिटी पाइमोन को जकड़ के रखी थी और वो छत से लटक रही थी। इनफैक्ट इस एंटिटी के शरीर से पत्थर बाहर निकल रहे थे। डार्तो ये सब देखकर डर जाता है और हम व्यूअर्स समझ पाते हैं कि उस दिन वो एंटिटी इन दोनों वर्कर्स का काम तमाम कर दी थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर सैंकारा स्टेशन के इनॉग्रेशन के दिन पे आता है, जहाँ से एक टूरिस्ट ट्रेन चलने वाली थी टू सैंकारा रिजॉर्ट। इस रिजॉर्ट तक पहुंचने के लिए ट्रेन कुल 5 टनल से होकर गुजरने वाली थी। सभी पैसेंजर्स काफी खुश होते हैं और वहाँ एक छोटा सा सेरेमनी भी चल रहा होता है। वहीं हम इस पूरे प्रोजेक्ट के मालिक मिस्टर बाड़ा को देखते हैं विद हिज इन्वेस्टर मिस्टर सांतोसो। दोनों इसी प्रोजेक्ट की बात कर रहे होते हैं और वो दोनों भी इस ट्रेन से रिजॉर्ट जाने वाले थे। अब यहाँ पे हम अपने कहानी के मेन किरदारों से मिलते हैं, जो कि है केम्बांग और उसकी बड़ी बहन पूर्णिमा। केम्बांग अपनी दीदी से बहुत प्यार करती थी और दोनों काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि पूर्णिमा किसी बीमारी से अभी अभी रिकवर हुई थी एंड शी वांटेड टू सेलिब्रेट दिस। तभी तो वो अपनी बहन के साथ इस जर्नी पे आई थी ताकि वो अच्छा समय बिता सके। नाउ स्टेशन पे हम एक और औरत से मिलते हैं जिसका नाम था रामला, जो थोड़ी सी परेशान दिख रही थी। नाउ ऑफ कोर्स स्टेशन पे इतनी सारे सेलिब्रेशंस चल रहे हैं तो वहाँ एक तरह का केओस भी क्रिएट हो गया था। और यहाँ हम रेलिंग के बाहर बहुत सारी औरतों को हाथ में बैनर लिए चिल्लाते हुए पाते हैं और वो कह रही थी कि गिव मी बैक माई हस्बैंड, या फिर वो चिल्ला रही थी कि वेयर इज माई हस्बैंड। रामला इन लोगों को देखकर और ज्यादा परेशान हो जाती है। मिस्टर सांतोसो भी ये देखकर परेशान हो जाते हैं और वो मिस्टर बाड़ा से पूछते हैं कि आखिर ये लोग कौन हैं और क्यों चिल्ला रहे हैं। इस पे मिस्टर बाड़ा कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। लेकिन दोस्तों हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि मिस्टर बाड़ा कुछ तो छिपा रहे होते हैं। खैर, तो अब सारे पैसेंजर्स के बोर्डिंग का टाइम हो चुका था और हम ट्रेन के एक स्टाफ से भी मिलते हैं जिसका नाम था टेकुन। पहले इंप्रेशन में टेकुन काफी अच्छा और हेल्पफुल इंसान दिख रहा था। तो आगे सारे पैसेंजर्स अपने अपने जगह पर बैठ जाते हैं और ट्रेन रिजॉर्ट की तरफ चल पड़ती है। दोस्तों इस पॉइंट पे मैं आपको ट्रेन के बारे में कुछ डिटेल्स दे देता हूँ। तो इस ट्रेन में टोटल 5 ही डब्बे थे। लास्ट के 2 डब्बे 4 और 5 इकोनॉमी क्लास थी, वहीं पहला और दूसरा डब्बा बिजनेस क्लास था और बीच वाला 3rd डब्बा कैंटीन था, जो कि ना सिर्फ इकोनॉमी एंड बिजनेस क्लास को सेपरेट करता था बल्कि उन्हें फूड सर्व करने का भी काम करता था। दोस्तों केम्बांग और पूर्णिमा को लास्ट यानी 5th डब्बे में 2nd लास्ट सीट मिली थी। और यहाँ मैं आपको ये सारी टेक्निकलिटीज इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मूवी में इसका बहुत बड़ा रोल है। खैर, तो सारे लोग खुश होते हैं और अपने अपने तरीके से सफर का मजा ले रहे होते हैं। मिस्टर सांतोसो एंड मिस्टर बाड़ा अलोंग विद अदर इन्वेस्टर्स 1st डब्बे में थे विद सम रिच पीपल इन द 2nd कंपार्टमेंट, जिसमें एक आदमी क्रिस और उसकी पार्टनर थे जो बहुत सारे पैसे लेके ट्रैवल कर रहे थे। रामला इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर रही थी जो कि 4th कंपार्टमेंट में थी। तो अगले सीन में हम रामला के बारे में जान पाते हैं जो ट्रेन में मिस्टर सांतोसो से बात करने आई थी क्योंकि उसका पति घर वापस नहीं लौटा है। जी हाँ दोस्तों, उसका पति और कोई नहीं बल्कि मूवी के पहले सीन में दिखाया गया वर्कर डार्तो था, जिसके बारे में हम जानते हैं कि उसे एक अजीब एंटिटी ने मार डाला। लेकिन ऑफ कोर्स डार्तो की मौत की बात उसकी फैमिली तक को नहीं ही बताई गई होगी। यही वजह है कि रामला अपने पति के बारे में खोजबीन करने आई थी। तभी उसे दरवाजे के बाहर अपना पति डार्तो दिखाई देता है और वो भागकर कैंटीन में यानी 3rd कंपार्टमेंट में जाती है। वो एक लेडी स्टाफ से पूछती भी है कि क्या आपने एक वर्कर को यहाँ देखा है, लेकिन लेडी स्टाफ का कहना था कि यहाँ तो कोई भी ऐसा आदमी नहीं है। तभी वो कैंटीन में ही दूसरे साइड पे मिस्टर सांतोसो को देखती है और वो वहाँ जाने लगती है, लेकिन उसे रोका जाता है सेइंग कि इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर्स बिजनेस क्लास में नहीं जा सकते। ऐसे में रामला डिसाइड करती है कि वो कैंटीन में ही वेट करेगी और वहाँ अपना कॉफी भी बनाने लग जाती है। खैर, आगे मिस्टर सांतोसो मिस्टर बाड़ा से पूछते हैं कि ट्रेन स्टेशन पे वहाँ क्या हो रहा था और वो औरतें क्यों प्रोटेस्ट कर रही थी। इस पे मिस्टर बाड़ा कहते हैं कि वो सारी औरतें इसलिए प्रोटेस्ट कर रही थी क्योंकि मैंने कुछ लोगों को स्टेशन ऑफिस से निकाल दिया था। आप चिंता मत कीजिए, ये सब तो होता ही रहता है। ये सब सुनकर मिस्टर सांतोसो कहते हैं कि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है
इसका समाधान निकालो, वरना मैं अपने गेस्ट्स इन्वेस्टर्स के सामने एम्बैरेस्ड हो जाऊंगा। तभी सीन शिफ्ट होकर किम्बांग और पूर्णिमा पे आती है। दोनों कुछ बातें कर रहे होते हैं कि तभी पूर्णिमा कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है। वो अपने कंपार्टमेंट के टॉयलेट में जाने लगती है, बट टू हर अटर डिसअपॉइंटमेंट वहां ऑलरेडी बहुत ज्यादा भीड़ थी और ऐसे में वो फोर्थ कंपार्टमेंट के वॉशरूम में चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि पूर्णिमा को उल्टी होने लगती है एंड इट वाज क्लियर कि शी वाज नॉट वेल। वो कुछ वक्त तक उसी वॉशरूम में बैठी होती है ताकि वो थोड़ा रेस्ट ले सके। वहीं हम भी उस वॉशरूम के मिरर में पैमोन की आत्मा को एज घोस्ट देख पाते हैं, जो कि एक पल में ही गायब हो जाता है। दिस क्लियरली इंडिकेटेड कि ये ट्रेन ऑलरेडी हॉन्टेड है और वो भी उन स्पिरिट से जो कि कंस्ट्रक्शन के वक्त मारे गए थे, जैसे कि तारतो, पैमोन और शायद मेनी मोर लेबरर्स। तभी ट्रेन एक टनल में घुसती है और हम फिफ्थ इकोनॉमी कंपार्टमेंट में कुछ अजीबोगरीब चीज होते हुए देखते हैं। फॉर एग्जांपल, उस कंपार्टमेंट में हम एक छोटे बच्चे की घोस्ट को देखते हैं। देन ट्रेन का इंचार्ज मिस्टर सिद्दिक सीसीटीवी में देखता है कि कंपार्टमेंट का डोर अपने आप खुल रहा था और बंद हो रहा था। इनफैक्ट रूम की लाइट्स भी फ्लिकर करने लग गई थी और हम हॉरर फैंस जानते ही हैं कि ये सुपरनैचुरल के प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। तो ऐसे में मिस्टर सिद्दिक एक स्टाफ को भेजते हैं ये चेक करने के लिए कि सब कुछ ठीक तो है ना। वहीं अब तक किम्बांग भी चिंतित हो गई थी क्योंकि पूर्णिमा अभी तक वॉशरूम में ही थी। ऐसे में किम्बांग चेक करने जाती है, लेकिन जब उसे अपने कंपार्टमेंट के वॉशरूम में पूर्णिमा नहीं दिखती तो वो फोर्थ कंपार्टमेंट के वॉशरूम में चेक करने जाती है। उसी दौरान एक छोटे बच्चे की आत्मा एक छोटी लड़की को डरा देती है और वो स्टाफ भी कुछ देख के बहुत डर जाता है। हम व्यूअर्स तो बस उसकी चीख सुन पाते हैं। खैर, तो ट्रेन टनल से बाहर निकलती है और तब तक सब कुछ ठीक हो गया था। पूर्णिमा भी वॉशरूम से बाहर आ गई थी और किम्बांग देखती है कि पूर्णिमा के बाल खराब हो गए थे। किम्बांग के पूछने में पूर्णिमा कहती है कि ये सब सिर्फ मोशन सिकनेस की वजह से हो रहा है, बट किम्बांग वाज लाइक कि नहीं, जैसे ही हम रिजॉर्ट जाएंगे हम लोग तुरंत एक डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे। अब आपको ध्यान होगा कि पूर्णिमा फोर्थ कंपार्टमेंट के वॉशरूम में गई थी, बट इस पॉइंट पे पूर्णिमा रियलाइज करती है कि डोर के बाहर तो फिफ्थ डब्बा होना चाहिए था ना, लेकिन वहां तो कोई डब्बा था ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, फिफ्थ कंपार्टमेंट जहां ये दोनों बहनें बैठी हुई थी वो अब ट्रेन में ही नहीं था। ऐसे में दोनों चिंतित हो जाते हैं और दौड़ के टेकुन से ये सारी बात बताते हैं और टेकुन यहाँ सेकंड कंपार्टमेंट में चाय सर्व कर रहा था टू बारा एंड सांतोसो। टेकुन कुछ समझ नहीं पाता और चेक करने जाता है एंड टू हिज शॉक वो भी देखता है कि फिफ्थ कंपार्टमेंट था ही नहीं। लेकिन यहाँ टेकुन अपने आप को मैनेज करता है, अपना दिमाग लगाता है और वो तुरंत फोर्थ कंपार्टमेंट के पैसेंजर से ये कह देता है कि किसी टेक्निकल ग्लिच के कारण हम फिफ्थ कंपार्टमेंट को अलग कर दिए हैं और वहां के पैसेंजर्स अब डायरेक्टली रिजॉर्ट आ जाएंगे। तो ऐसे में किसी को कोई चिंता करने की बात नहीं। और इसके बाद वो ये सारा सिचुएशन बताने के लिए सीधा मिस्टर सिद्दिक के पास चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर किम्बांग और पूर्णिमा पे फोकस करती है जो कैंटीन में ही बैठे थे। क्यों? क्योंकि उनका कंपार्टमेंट तो अब बचा ही नहीं था ना। तब पूर्णिमा को फिर से थोड़ा प्यूकिश फील होता है और वो वॉशरूम में चली जाती है। उसके जाने के बाद किम्बांग को एक कॉल आता है फ्रॉम पूर्णिमा's डॉक्टर, जो उससे कहती है कि पूर्णिमा अपना इलाज पूरा किए बिना ही हॉस्पिटल से चली आई है। और दोस्तों तब हमें पता चलता है कि पूर्णिमा को लिवर कैंसर है जो कि बहुत बुरे स्टेज में है और ऐसे में पूर्णिमा को जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प की जरूरत है। पूर्णिमा किम्बांग से छिपाई थी कि उसकी सर्जरी अनसक्सेसफुल रही थी और वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाली। तो इसके बाद पूर्णिमा जब किम्बांग के पास वापस आती है तो किम्बांग उसे डायरेक्टली कन्फ्रंट करती है कि तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया, क्योंकि देखा जाए तो पूर्णिमा का किम्बांग के अलावा और दूसरा कौन ही है। इस पॉइंट पे यहाँ एक इमोशनल सीन होता है जहाँ पूर्णिमा कहती है कि वो अपनी आखिरी बची हुई कुछ दिन खुशी से बिताना चाहती है अपनी बहन के साथ, ना कि हॉस्पिटल में। लेकिन किम्बांग कहती है कि उसे ठीक होना ही पड़ेगा क्योंकि वो अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहती जिनको उनकी कोई परवाह नहीं है। किम्बांग पूर्णिमा से कहती है कि उसे अपना इलाज जारी रखना चाहिए until she recovers fully। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर टेकुन पे आता है जो कि इलेक्ट्रिकल बोर्ड को चेक कर रहा था और यहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि पूरा बोर्ड किसी चिपचिपे स्लाइमी वस्तु से ढक चुका था और उस पे एल्गी वगैरह भी जमा हो गई थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि नए नवेले बोर्ड पे ऐसा होना तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ टेकुन को अब ट्रेन वर्कर्स के घोस्ट वगैरह भी दिखने लग गए थे जिससे वो परेशान हो गया था। मिस्टर सिद्दिक उससे कहते हैं कि ट्रेन के कंट्रोल सेंटर से उनका कनेक्शन टूट चुका है। इनफैक्ट फिफ्थ कंपार्टमेंट का मिसिंग होना भी एक बहुत बड़ी चिंताजनक बात थी। लेकिन मिस्टर सिद्दिक डिसाइड करते हैं कि वो सब कुछ खुद ही हैंडल करेंगे एंड बारा या फिर संतोषो को ये सब नहीं बताएंगे। तब तक टेकुन भी पैसेंजर्स को संभाल लेगा और जिनको भी ये बात पता है उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा, बोनस पॉइंट दे दिया जाएगा ताकि वो अपना मुंह बंद रख सके। तो इसके बाद टेकुन पूर्णिमा और किम्बांग से भी झूठ कहता है कि टेक्निकल ग्लिच की वजह से ऐसा किया गया है, मतलब फिफ्थ कंपार्टमेंट को अलग किया गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पूर्णिमा और किम्बांग का सामान तो फिफ्थ कंपार्टमेंट में ही था ना। और इस पे टेकुन कहता है कि उनका सामान रिजॉर्ट पहुंच जाएगा और क्योंकि इन दोनों को इनकन्वीनियंस हुई है तो इसके लिए उन्हें बोनस पॉइंट भी मिलेंगे जिसे वो रिजॉर्ट में यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट उन्हें अब बैठने के लिए फोर्थ कंपार्टमेंट में सीट दिया जाएगा। और ये सब सुन के पूर्णिमा और किम्बांग दोनों
राजी हो जाती हैं। खैर तो इसके बाद ट्रेन सेकंड टनल में घुसती है और फोर्थ कंपार्टमेंट में अब अजीब चीजें होना शुरू हो गई थी। जैसे वहां एक सिंगर का ग्रुप था जो गाना गाकर अपना समय काट रहा था, लेकिन अचानक उनमें से एक बंदा चोक होने लगता है। उसके साथ साथ ही सारे सिंगर्स पजेस हो जाते हैं और अजीब अजीब चीजें कहने लगते हैं। किम्बांग ये सब कुछ कैंटीन के दरवाजे के बाहर से देख रही होती है। लकीली ये दोनों अभी फोर्थ कंपार्टमेंट में घुसे नहीं थे, कैंटीन में ही थे। और फोर्थ कंपार्टमेंट में हम उस एंटिटी को देखते हैं जो काफी स्केरी थी और वो क्रीपर्स एंड लीव्स में ड्रेस थी, जो कि टिपिक करता है कि उसका ओरिजिन फॉरेस्ट से है। वो एंटिटी फोर्थ कंपार्टमेंट के सारे लोगों को मार देती है एंड देन फोर्थ कंपार्टमेंट भी ट्रेन से टूटकर अलग हो जाता है। रामला तब तक कैंटीन एरिया में ही थी एंड शी अंडरस्टैंड्स कि हर टनल में एक कंपार्टमेंट गायब हो रहा था। मिस्टर सांतोसो एंड मिस्टर बारा भी क्योस उनके कैंटीन में आ जाते हैं, जहां मिस्टर बारा रामला के बातों पे ध्यान नहीं देते, सेइंग कि शी इज अनएजुकेटेड एंड सुपरस्टिशियस। बट मिस्टर सांतोसो कहीं ना कहीं समझ पाते हैं कि ट्रेन में कुछ बहुत गलत चल रहा है। दोस्तों इस सीन से ये साफ हो जाता है कि मिस्टर बारा एक बहुत लालची आदमी था, जिसको पैसेंजर्स के जान से ज्यादा अपने इन्वेस्टमेंट की पड़ी हुई थी। वो चाहते तो अब तक कोई सीरियस कदम उठा सकते थे जिससे आगे कैजुअलिटीज को रोका जा सके, लेकिन वो इस बात पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे, जबकि अब तक तो ट्रेन के 2 डब्बे अलग हो चुके थे। मिस्टर सांतोसो अब टेकुन से कहते हैं कि कुछ करो वरना रिजॉर्ट के बारे में गलत गलत अफवाहें फैलने लग जाएंगी और इससे उनका इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से फेल हो जाएगा। मतलब ये लोग इस पॉइंट पे भी सिर्फ अपना ही सोच रहे थे। तो इसके बाद मिस्टर बारा सीधे सिद्दीक के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि जल्द से जल्द ट्रेन को रिजॉर्ट ले चलो, और वहां पहुंचते ही एक टीम भेज देना टनल में फंसे लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए। वहां के सारे पैसेंजर्स को हम वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे इन द रिजॉर्ट, और उनसे अग्रीमेंट भी साइन करवा लेना ताकि वो लोग अपना मुंह बंद रख सके इस पूरे इंसिडेंट के बारे में। ये सुन के सिद्दीक भी मान जाता है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा में मिस्टर बारा क्लियरली उस एंटिटी को देख पाते हैं। स्टिल वो कोई स्टेप नहीं लेते। इंस्टेड वो सिद्दीक को कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज तुम मिटा दो और किसी को पता मत लगने देना कि यहाँ ये सब हो रहा था। एंड दोस्तों गेस व्हाट, वो सिद्दीक से कहता है कि इस मुश्किल घड़ी में मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब इस पॉइंट पे रामला संतोषो से पूछती है कि उसका पति कहाँ है, लेकिन संतोषो को पता ही नहीं था कि दार्तो मिसिंग है या दार्तो इवन था कौन। हर इस पॉइंट तक किम्बांग और पूर्णिमा को सेकंड डब्बे में सीट मिलती है, जो कि ऑफ कोर्स बिजनेस क्लास था। पूर्णिमा अगेन तेकुन से पूछती है कि यहाँ हो क्या रहा है, और तेकुन भी इमोशनल होकर पूर्णिमा से कहता है कि ट्रेन में किसी स्टाफ को नहीं पता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। ऐसे में दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं कि तभी पूर्णिमा को खून की उल्टी होती है, इंडिकेटिंग कि उसकी तबीयत अब बहुत खराब हो गई थी। अब दोस्तों ट्रेन फिर से टनल में घुस जाती है और इस पॉइंट पे हम देखते हैं कि कैंटीन के कंपार्टमेंट के अंदर मिस्टर सांतोसो थे अलोंग विद सम अदर वीआईपी पैसेंजर्स एंड स्टाफ। वो लोग वहां डिनर कर रहे थे, बट देन अगेन लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और वो एंटिटी अपने पूरे ग्रुप के साथ उस केबिन पे हमला कर देती है। सांतोसो सभी से कहता है कि सारे लोग सेकंड कंपार्टमेंट में चलो, लेकिन सभी लोग वहीं जम जाते हैं। ये सीन काफी हॉरिफाइंग था और हम देखते हैं कि सभी लोगों को वो एंटिटी मार देती है, इंक्लूडिंग मिस्टर सांतोसो, और पूर्णिमा ये सब अपनी आंखों से देखती है। ये सारा सीन देख के सेकंड कंपार्टमेंट के लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और टनल के निकलते ही थर्ड कंपार्टमेंट भी ट्रेन से टूटकर अलग हो जाती है। तभी सिद्दीक और बारा उस डब्बे में आते हैं और बारा कहता है कि मुझे मालूम था कि ये 3 इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर्स यानी कि किम्बांग, पूर्णिमा और रामला, ये तीनों मिलके सारा खेल रचाए हैं और इन सब की मदद कर रहा है तेकुन, यानी कि बारा सब कुछ का इल्जाम अब इन इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर्स और तेकुन पे डाल रहा था। बारा कह रहा था कि ये तीनों रॉबर्स हैं और ये मिलके बिजनेस क्लास के लोगों को लूटना चाहते हैं और इन लोगों ने ड्राइवर को भी अपने साथ मिला लिया है, उसको ऑर्डर कर दिया है कि वो कहीं ना रोके ताकि ये लोग अच्छे से अपनी लूट मचा सके। मतलब ये तो ऐसा सीन हो गया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और इस सब में सिद्दीक भी बारा का ही साथ देता है। मतलब वो तेकुन और इन तीनों को अक्यूज कर रहा था, मतलब जो कुछ भी यहाँ हुआ उसके लिए। अब जैसा कि पहले ही मैंने बताया था कि बिजनेस क्लास में क्रिस नाम का एक आदमी था जिसके पास ढेर सारे पैसे थे। वो रॉबरी की बात से डर जाता और एक टूटा हुआ बियर बॉटल उठा लेता है और वो पूर्णिमा एंड किम्बांग साथ ही तेकुन को भी डराने लगता है। उसे डर था कि ये रॉबर्स उसके सारे पैसे ना लूट ले। एंड देखा जाए तो ये उसका सारा जमा किया हुआ पैसा था। बट ऑफ कोर्स हम व्यूअर्स तो जानते हैं कि तेकुन या फिर ये 3 लोग रॉबर्स नहीं थे, बट स्टिल बाकी तो कोई नहीं जानता था, जिस वजह से यहाँ पूरा क्योस मच जाता है। तभी रामला सबको बताता है कि अगला टनल जल्द ही आने वाला है और ऐसे में इन लोगों को जल्दी से फर्स्ट वाले कंपार्टमेंट में जाना चाहिए। लेकिन रामला की कोई सुन थोड़ी ही रहा था। यहाँ क्रिस तो इनफैक्ट हमला करने पे आ गया था और वो पूर्णिमा को चोटिल भी कर देता है। वहीं बारा चुपचाप जाके फर्स्ट कंपार्टमेंट में घुस जाता है और वो दरवाजा भी बंद कर देता है। अब तेकुन देखता है कि क्रिस एकदम से पागल हो रखा है और ऐसे में वो क्रिस के ऊपर झपट पड़ता है और क्रिस उस पे भारी पड़ने लगता है। तब पूर्णिमा उसको बचाती है, लेकिन पूर्णिमा पे क्रिस की पत्नी अटैक कर देती है। यहाँ सब आपस में लड़ने लगते हैं और इसी बीच पूर्णिमा अपने हाथ में बियर बॉटल उठा लेती है, लेकिन बाई चांस क्रिस उससे खुद ही स्टैब हो जाता है। अब सबको तो ये लगता है कि पूर्णिमा सच में रॉबर है और वो जानबूझ के क्रिस को मारी है। मतलब मेजॉरिटी लोगों को
अब इन तीनों पे एंड तेकुन पे शक होने लग गया था। बट स्टिल इन तीनों को तो पता था कि बचने का सिर्फ एक उपाय है और वो है फर्स्ट वाले कंपार्टमेंट में घुसना। तो ये लोग वहां घुसने का प्रयास करते हैं, लेकिन दरवाजा बंद होने के कारण तेकुन दरवाजे का ग्लास तोड़ता है और एक एक करके सारे लोग अंदर आने लगते हैं। तेकुन जब खुद लास्ट में अंदर आने लगता है तो लोग उसे पकड़ के पीटने लग जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि लोग उसे मार देते, टनल आ चुका था और वो एंटिटी अब बिजनेस क्लास के लोगों पे हमला कर देती है। तो फाइनली लोगों को रियलाइज होता है कि एंटिटी वाली बात सच थी, ये लोग रॉबर्स नहीं हैं। इस पॉइंट पे पूर्णिमा कैसे भी तेकुन को अंदर ले लेती है और सबको इस एंटिटी की सच्चाई का पता चलता है। अब दोस्तों आगे का सीन काफी ब्रूटल एंड गोरी था एंड क्या हो सकता है ये सीन आप लोग समझ ही रहे होंगे। जी हाँ, जो लोग भी सेकंड कंपार्टमेंट से फर्स्ट में नहीं जा सके उन सब का खात्मा ये एंटिटी करती है। और कहानी की एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि धीरे धीरे किल्स बहुत ही ज्यादा गोरी होती जा रही है। अब इस पॉइंट पे ट्रेन का सेकंड डब्बा भी ट्रेन से टूट के अलग हो चुका था। तो दोस्तों अब सीन ये था कि टनल बचा था एक और डब्बा भी बचा था एक। कैसे भी अगर बचना है तो ट्रेन को टनल आने से पहले ही रोकना पड़ेगा। फर्स्ट डब्बे के पैसेंजर्स को इन किलिंग्स के पीछे की सुपरनैचुरल प्रेजेंस मालूम थी और वो अब तेकुन से मदद मांगते हैं। मिस्टर बारा सिदिक से कहता है कि मुझे केबिन की चाबी दे दो, मैं ड्राइवर से कहता हूँ ट्रेन को रोक दे ताकि लास्ट टनल ना आ पाए और इससे जो पैसेंजर्स अभी तक सरवाइव किए हैं एटलीस्ट वो बच पाएंगे। सिदिक भी उसके ऑर्डर्स मानता है और इसके बाद बारा ट्रेन के ड्राइवर के पास जाता है, लेकिन यहाँ वो ड्राइवर से ट्रेन को रोकने नहीं बल्कि ट्रेन की स्पीड बढ़ाने कहता है। जी हाँ दोस्तों, ये डम्बेस्ट मूव था और इस पॉइंट तक सभी लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं और वो ड्राइवर से कहते हैं कि दरवाजा खोलो। वो बारा को भी कहते हैं कि दरवाजा खोलो, लेकिन वो नहीं सुनता। बेसिकली बारा खुद वहां चला गया था और सोच रहा था बाकी सब मर जाए तो मर जाए। यहाँ लोग कैसे भी करके ड्राइवर के केबिन तक पहुंचते हैं, लेकिन उनमें आपस में ही अफरा तफरी मच जाती है। इन दैट केओस मिस्टर बारा तेकुन को किक करके दरवाजे से बाहर फेंक देते हैं एंड शॉकिंगली तेकुन का सर कट जाता है और वो मारा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तेकुन ऐसा बंदा था जो अब तक सब कुछ हैंडल कर रहा था और इस पॉइंट पे हम उसी को खो देते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली ट्रेन टनल में घुसने से पहले ही रुक जाती है। तो सब लोग अब थोड़ा शांत होते हैं और उन्होंने मिस्टर बारा को बांध दिया था, लेकिन बारा तो अब भी नाटक किए जा रहा था एंड वो कह रहा था कि मुझे तो तुम लोगों की चिंता थी, तभी मैं ट्रेन को तेज कर रहा था ताकि हम रिजॉर्ट जल्दी पहुंच जाए और तुम लोग सब बच सको वगैरह वगैरह। लेकिन इस पॉइंट पे सिदिक फाइनली बारा के खिलाफ बोलता है। वो बारा से कहता है कि अब तो सच बोल दो, अब बहुत हो गया। तो यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में उस दिन पे चली जाती है जब शमन ने इस कंस्ट्रक्शन को रोकने को कहा था। उस दिन हम मिस्टर बारा को देखते हैं और मिस्टर बारा को ही ये प्रोजेक्ट मिला था और यहाँ हम ये समझ पाते हैं कि मिस्टर बारा आराम से बिना नेचर को डिस्ट्रॉय किए भी इस प्रोजेक्ट को बना सकते थे, लेकिन पैसों की लालच में बारा अंधा हो गया था और उसने डिसाइड किया कि रेलवे लाइन को डायरेक्ट जंगल के बीचों बीच ले जाया जाए ताकि उनके कंस्ट्रक्शन के पैसे बच जाए और वो मिस्टर सांतोसो से सीनिक ब्यूटी के नाम पे और पैसे ले सके। मतलब पैसे बचाने के लिए जंगल के बीचों बीच पटरियां निकाली जा रही थी और तभी तो ये एंटिटीज ट्रेन पे इतना गुस्सा थी और वो ट्रेन के ह्यूमंस को मार रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नेचर के साथ इंटरफेरेंस हो रहा था। बेसिकली ये एंटिटीज फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही थी, क्योंकि इतने सारे पेड़ काटे जाने से इस एरिया का पूरा इकोलॉजी ही खतरे में आ गया था और इसका पूरा दोष मिस्टर बारा का ही था। बट यहाँ दोष मिस्टर सांतोसो का भी होगा, क्योंकि बीइंग एन इन्वेस्टर उनको सारी खबर रखनी चाहिए थी। शमन ने इन सबको इसी कॉन्सिक्वेंस के लिए वार्न किया था और मिस्टर बारा ने उसकी एक न सुनते हुए इस प्रोजेक्ट से ही निकाल दिया था। लेकिन जब प्रोजेक्ट खत्म हुआ, ट्रेन चली, तो हम देख ही सकते हैं कि एंटिटीज आई जो कि फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं और उन एंटिटीज ने ना सिर्फ ट्रेन को खत्म किया बल्कि वहां सवार हुए कई लोगों को भी मारा। सो नाउ कमिंग टू प्रेजेंट, सारे लोग डिसाइड करते हैं कि वो मिस्टर बारा को ट्रेन में ही छोड़ देंगे और यहाँ से पैदल निकल जाएंगे रिजॉर्ट की तरफ। और सब लोग इसके लिए अग्री करते हैं एक्सेप्ट फॉर वन लेडी जो ट्रेन में ही रहना चाहती थी। तो इस पॉइंट में दोस्तों मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या अब ये सारे पैसेंजर्स उन जंगल की एंटिटीज से बच पाएंगे? वेल, जवाब अनफॉर्चुनेटली नहीं है, क्योंकि सून पूर्णिमा रियलाइजेस कि ये एंटिटी टनल में अटैक नहीं करती, ये तो डार्कनेस में अटैक करती है। फिर क्या दोस्तों, ये एंटिटीज एक एक करके सभी लोगों पे अटैक करती है और सारे लोगों को पेड़ बना देती है। बेसिकली ये एंटिटीज अपने जंगल के हर एक पेड़ काटने का बदला ले रही थी बाय टर्निंग एवरीवन इनटू ए ट्री। वो एंटिटी अपने मन से ये सब नहीं कर रही थी, रादर वो अपने लॉस की भरपाई कर रही थी। ये लोग बहुत ज्यादा भागने की और छुपने की कोशिश करते हैं पर इवेंचुअली कोई नहीं बच पाता। आखिर में हम इन दोनों बहनें पूर्णिमा और किम्बांग को भी देखते हैं जो कि धीरे धीरे ट्री में बदलने लग गई थी और दोनों के बीच बहुत इमोशनल बातें होती है। लेकिन समहाउ वो एंटिटी पूर्णिमा को पेड़ नहीं बनाती, वेयरएज किम्बांग अब पूरी तरह से पेड़ बन चुकी थी। अब पूर्णिमा यहाँ उस एंटिटी को देख भी पाती है और वो रोती है ये कहते हुए कि मुझे ले लो लेकिन मेरी बहन को छोड़ दो, और ये एंटिटी सिर्फ मुस्कुराती है। पूरा ट्रेन जंगल में समा जाता है और सिर्फ एक ही आदमी बचती है इस इंसिडेंट से और वो थी पूर्णिमा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर 6 महीने बाद की आती है, जहाँ हम पूर्णिमा को उसी स्पॉट पर शमन के साथ आते हुए देखते हैं।
हैं। पूर्णिमा के बाल नहीं थे, इंडिकेटिंग कि वो अपना कीमोथेरेपी करवा रही थी और शायद हील भी हो रही थी। वो शमन से पूछती है कि अगर इस सब में सिर्फ मिस्टर बाड़ा की गलती थी तो एंटिटी ने सबको क्यों मारा। जवाब में शमन कहता है कि अगर एक मिस्टर बाड़ा मरता तो उसकी जगह कोई और बिल्डर आ जाता और इससे जंगल वापस कटता, लेकिन अब जब इतने सारे लोग इस हादसे में मारे गए हैं तो कोई भी इस जंगल में नहीं आएगा। इनफैक्ट जंगल को नुकसान करने से पहले 100 बार सोचेगा। पूर्णिमा ये भी पूछती है कि एंटिटी ने उसे क्यों नहीं मारा, तो शमन कहता है कि पेड़ के लिए तुम एक सॉइल की तरह हो और तुम एक अच्छी सॉइल नहीं थी। क्यों? क्योंकि तुम्हें कैंसर था, तभी उसने तुम्हें छोड़ दिया। यहाँ पूर्णिमा इमोशनल हो जाती है और अपने बहन के पेड़ के सामने जाती है एंड शी सेज कि तुमने मुझसे कहा था टू कंटिन्यू माय ट्रीटमेंट और देखो मैं शायद अब ठीक भी हो जाऊं। अब तुम मुझे बूढ़े होते हुए देख पाओगी एंड आई मिस यू अ लॉट। और वो पेड़ के सामने बहुत रोती है। यहाँ गजब बात ये थी कि पेड़ भी उसकी बातों पर रिस्पॉन्ड कर रहा था। I mean, उसके सारे फ्लावर्स ब्लूम करने लगते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द ट्रेन ऑफ डेथ की कहानी, जो कि काफी सिंपल सी प्लॉट पे बनी है। मतलब यहाँ काफी गोर है, हॉरर एलिमेंट्स हैं, स्लैशर एलिमेंट्स भी हैं, लेकिन कहानी का मूल बहुत ज्यादा सिंपल है। मतलब स्टोरी का सीधा सीधा लेसन तो यही था कि जंगल की स्पिरिट को ये अच्छा नहीं लगा कि इंसान अपनी लालच में इतना अंधा हो गया कि वो पूरे जंगल का ही सफाया करने लग गया, और इसलिए जंगल की एंटिटीज आई, इस लॉस का भरपाई करी और लोगों को मार गिराई। यहाँ मैसेज यही है कि नेचर इज फॉर आवर नीड नॉट फॉर आवर ग्रीड। लेकिन कहानी का एक डीपर मीनिंग भी था कि कैसे अपर क्लास के ऑफिशियल्स अपने लोअर रैंक के वर्कर्स को नेग्लेक्ट करते हैं, और देखा जाए तो सारी असुविधाएं उन्हीं वर्कर्स को फेस करनी पड़ती हैं। कैसे बॉसेस को ये पता ही नहीं होता कि उसके अंडर काम करने वाला आदमी है कौन और उसके लाइफ की कोई वैल्यू नहीं होती। कहानी में ये भी एविडेंट था कि कंस्ट्रक्शन करते वक्त ही बहुत सारे वर्कर्स मारे गए थे, जिस वजह से ऑफ कोर्स वो लोग घर नहीं लौट पाए और उनकी चिंता उनके परिवार को थी। लेकिन हाई ऑफिशियल्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ तक कि बाड़ा और सांतोसो को तो डार्तो का नाम तक नहीं पता था। यहाँ एक और लेसन ये था कि कैसे क्राइसिस के समय लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी का बर्डन एक दूसरे पे शिफ्ट करते रहते हैं और कोई खुद से जिम्मेदारी नहीं लेता। कहानी में बाड़ा अपने किए गए दोष को पूर्णिमा और किम्बांग पे डाल रहा था, सेइंग कि ये लोग रॉबर्स हैं, इन लोगों ने ही सब कुछ किया है, जबकि उसको क्लियरली पता था कि यहाँ कोई सुपरनैचुरल एंटिटी थी। कहानी में हम कंज्यूमर्स पे भी कटाक्ष किया गया है, शोइंग कि कैसे हमारे इनकन्वीनियंस पे कंपनीज हमें तरह तरह की चीजें देकर हमारा मुंह बंद कर देती है। जैसे पूर्णिमा और किम्बांग को बोनस पॉइंट देने का वादा किया गया, उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिला, वगैरह वगैरह। हम कंज्यूमर्स भी कहीं ना कहीं पैसे और टेम्पररी सुविधा पाकर असल प्रॉब्लम को भूल जाते हैं और उसका कोई समाधान कभी होता ही नहीं है। दोस्तों एक और गौर करने वाली बात है कि कैसे मुश्किल के घड़ी में मालिक अपने सर्वेंट से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन असल जिंदगी में सबको अपने स्वार्थ की पड़ी रहती है और कोई किसी का साथ नहीं देता। सिद्दीक भी तेकुन पे ही रॉबरी का दोष डालने लगता है, जबकि उसने पहले कहा था कि इन द इमरजेंसी वी आर टुगेदर। और सबसे बड़ी आयरनी कहानी की ये थी कि फिल्म की शुरुआत में हमें ऐसा लग रहा था कि शायद पूर्णिमा ही मारी जाएगी, लेकिन होता कुछ और ही है जब एंड में किम्बांग पेड़ बन जाती है। जो डर किम्बांग को था अपनी बहन को खो देने का, वो सेम डर और दर्द एंड में पूर्णिमा महसूस करती है। दिस डिपिक्ट्स की लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल और वो कभी भी इंसान के प्लान के मुताबिक नहीं चलती। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की से मिलते हैं जो एक खाली से थिएटर में खोन डांस परफॉर्म कर रही थी। खोन थाईलैंड का एक फोक डांस है जहां रामायण के सीन्स को एक्ट करके दिखाया जाता है। यहाँ मैं आप व्यूअर्स को बता दूं कि थाईलैंड में भी लोगों की रामायण को लेके अपनी एक एडेप्टेशन है जो कि कई मायनों में सिमिलर है और कई मायनों में अलग भी है। एनीवेज फिल्म के अंदर ये लड़की सुंदर सा कॉस्ट्यूम में थी और उसने काफी सारे ट्रेडिशनल ज्वेलरी भी पहन रखी थी। तभी एकदम से सीन चेंज होता है और हम उसी लड़की को वॉशरूम में देखते हैं जो कि खुद को हिम्मत बांधते हुए कह रही थी कि तुम इस रोल को डिजर्व करती हो और तुम्हें ये रोल हासिल करनी है। वी कैन अंडरस्टैंड कि शायद पहली वाली सीन उसकी इमेजिनेशन थी जहां वो उसी रोल में डांस कर रही थी। तभी वॉशरूम का एक दरवाजा अपने आप खुलने लगता है और अंदर से पानी ओवरफ्लो होने लगता है। लड़की धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ जाकर उसे खोलती है, लेकिन अंदर हमें कोई नहीं दिखता। अब अगले सीन में हम उसी लड़की को स्टेज पे सबके साथ डांस प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। यहाँ फाइनली हमें इस लड़की का नाम बताया जाता है
और उसका नाम है मिंत्रा। अब यहाँ एक शो होने वाला था जिसके डायरेक्टर मिस्टर मेट उनसे कहते हैं कि इस बार वो लोग रामायण का एक सीन परफॉर्म करेंगे जिसमें उन्हें एक टैलेंट चाहिए एज द रोल ऑफ माता सीता। अब ये रोल ऐसा था जहाँ डांसर को सीता जी के दोनों साइड्स को दिखाना पड़ेगा और इसके लिए 3 लोगों को चुना गया था जिसमें से एक मिंत्रा भी थी। ये सिलेक्शन शाम को ही होने वाला था और अब उन सभी को एक छोटा सा ब्रेक दिया जाता है। मिंत्रा अपने लॉकर से कुछ सामान निकाल रही होती है कि तभी उसे पास के रूम में एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। मिंत्रा उस तरफ जाने लगती है कि तभी एक लड़की गुस्से से रूम से निकलती है एंड इट वाज एविडेंट कि इस लड़की को मां सीता का रोल नहीं मिला है, यानी वो रिजेक्ट हो गई है। अब मिंत्रा उसके रूम में जाती है और उसे फ्लोर पे कुछ तस्वीर पड़ी हुई मिलती है। उसमें से एक तस्वीर मेट का था जिसके साथ 2 लड़कियां भी थी, लेकिन उसमें एक लड़की का फेस नहीं दिख रहा था। तब ये मिंत्रा के पीछे एक भयानक एंटिटी को देखते हैं जिसे वो नहीं देख पाती। उसे ऊपर के फ्लोर से कुछ विस्परिंग्स और पानी टपकने की भी आवाज सुनाई देती है। मिंत्रा चेक करने ऊपर के फ्लोर पे चली जाती है जहाँ किसी को भी जाना अलाउड नहीं था क्योंकि वहाँ मेंटेनेंस का काम चल रहा था। अब मिंत्रा को उसी फ्लोर पर एक आलमीरा दिखता है जिसके पीछे एक रेड कलर का कपड़ा था। वो उसको खींचने लगती है कि तभी एक एंटिटी उसके हाथ को पकड़ लेती है। मिंत्रा ऐसे बहुत डर जाती है और उसे फील होता है कि वो पानी में डूब रही है। पानी में भी कोई एंटिटी उसे नीचे खींच रही थी और तभी अचानक से उसको होश आता है जहाँ मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड उसे होश में ला रहे थे। मिंत्रा उनसे कहती है कि वो यहाँ चेक करने आई थी कि पानी कहाँ से लीक हो रहा है और इसी में शायद वो बेहोश हो गई थी। यहाँ मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड मिंत्रा को कंफर्ट करते हैं। अब भले मिंत्रा को ये सब कोइंसिडेंस लग रहा था, लेकिन हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि वो लाल कपड़ा वाकई में आलमीरा के पीछे गिरा हुआ था और हाँ, इस सीन में मिंत्रा को एक झलक भी मिलती है उस एंटिटी की जो कि एक फीमेल स्पिरिट ही लग रही थी। खैर अगले सीन में मिंत्रा अपने परफॉर्मेंस के दौरान स्ट्रेस में आ जाती है और जमीन पे गिर जाती है। वो एक बार फिर से ट्राई करने की रिक्वेस्ट करती है लेकिन मेट उसे मना कर देता है और जीना को बुला लेता है। यहाँ तक शायद क्लियर होने लग गया था कि माँ सीता के रोल के लिए जीना को ही चुना जाएगा। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि मेट के हिसाब से सीता जी के दोनों साइड्स को दिखाना है और ये रोल मिंत्रा को जरूर मिल जाता अगर सिर्फ गुड साइड को दिखाना होता, क्योंकि मिंत्रा बहुत अच्छी लड़की है और उसके फेस पे बच्चों जैसा एक इनोसेंस था। लेकिन क्योंकि दोनों साइड्स को दिखाना है इसीलिए मेट ने जीना को सेलेक्ट करा था। अगर जीना नहीं होती तो पक्का ये रोल मिंत्रा को ही मिलता। खैर तो मिंत्रा घर आती है और उसका पूरा घर फैला हुआ था। हम जान पाते हैं कि वो अपने भाई मौन के साथ यहाँ पे रहती है। अब मौन उस रात घर लेट आता है और ऐसे में मिंत्रा उसे पूछती है कि तुम इतने लेट क्यों आए हो और मौन कहता है कि तुम तो घर पे रहती नहीं तो मैं अकेले कैसे रहूं। खैर उस रात मिंत्रा मिरर के सामने खड़ी होकर पूछती है कि मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा है, मतलब उसे रोल्स वगैरह क्यों नहीं मिल रहे हैं, जिसके जवाब में उसकी रिफ्लेक्शन एक स्माइल करती है और उससे कहती है कि आई कैन हेल्प। और तभी मिंत्रा एक अंधेरे कमरे में पहुंच जाती है जहां उसकी इविल सेल्फ चीख चीख के कह रही थी कि आई कैन हेल्प यू। वो इविल मिंत्रा रियल मिंत्रा के हाथों को पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे मदद करने दो, मैं तुम्हें वो रोल दिलवा दूंगी। लेकिन यहाँ रियल मिंत्रा कहती है कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद और इसी खींचातानी में मिंत्रा की आंखें खुल जाती है और हम देखते हैं कि ये सिर्फ उसका एक नाइटमेयर था। और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी मिंत्रा को नाइटमेयर से हेलुसिनेशंस होते हैं तो वहां पानी का प्रेजेंस जरूर होता है। अब अगली सुबह मेट और उसके दोस्त टॉड को बातें करते हुए देखते हैं जहां समझ पाते हैं कि मेट डेस्परेटली नर्तया थिएटर्स वापस खुलवाना चाहता है क्योंकि उसकी कहानी अब पहले से बहुत बढ़िया है और उसकी मेन लीड भी अब चेंज हो गई है। हम जान पाते हैं कि 2 साल पहले टॉड किसी को बिना कुछ बताए थिएटर्स बंद करके चला गया था और अब वो हाल फिलहाल में वापस आया है। टॉड थिएटर खुलवाना नहीं चाहता था क्योंकि इसमें बहुत पैसे लगते हैं, लेकिन मेट कैसे भी उसके दोस्त को इन्वेस्ट करने के लिए मना लेता है। ऐसे में टॉड कहता है कि ठीक है, मैं पहले मे से बातचीत कर लेता हूँ फिर ही कुछ फाइनल करते हैं। यहाँ मैं आप व्यूअर्स को बता दूं कि मे टॉड की पत्नी है। खैर तो प्ले का रिहर्सल वगैरह शुरू हो जाता है और रिहर्सल के दौरान जीना जब वॉशरूम में होती है तो कुछ समय के लिए मेट मिंत्रा को सीता माँ का रोल प्ले करने देता है। नाउ जब जीना वापस रिहर्सल के लिए आती है तो रास्ते में उसे ढेर सारा पानी गिरा हुआ मिलता है जो कि ऊपर के फ्लोर से आ रही थी। ऐसे में जीना ऊपर के फ्लोर पे जाने लगती है जहाँ पिछले दिन मिंत्रा गई थी और वहीं हम रिहर्सल हॉल में मिंत्रा को डांस करते हुए देखते हैं जिसके बॉडी में अब किसी और स्पिरिट ने टेक ओवर कर लिया था, यानी कि अब वो सीता माँ के दोनों साइड्स को अच्छे से कर पा रही थी। मिंत्रा उस एंटिटी के इन्फ्लुएंस में बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस देती है। नाउ कमिंग टू जीना, वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ ही रही थी कि तभी उसे अपने सामने एक डरावनी एंटिटी दिखती है जिससे डर के वो सीढ़ियों से गिर जाती है और उसके सर में चोट लग जाती है। ऐसे में जीना को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। नाउ ऑफ कोर्स ये सब पानी लीकेज के कारण हुआ था जिससे मेट गुस्सा था और वो मैनेजर से पूछता है कि तुम इस लीकेज का कुछ करते क्यों नहीं हो, जिस पे मैनेजर कहता है कि कल ही सारे पाइप्स चेक किए गए थे लेकिन हमेशा ऊपर के उसी फ्लोर में कुछ न कुछ गड़बड़ होती ही रहती है और इसीलिए हमने वहां नो एंट्री का टैग लगाया है। फिर भी जीना ऊपर जा रही थी तो वो क्या ही कर सकता है। नाउ एज एक्सपेक्टेड जीना को चोट लगी है तो ये लीड रोल अब मिंत्रा को मिल जाती है। अगले सीन में हम थिएटर्स नर्तया को वापस रीओपन होते हुए देखते हैं और उसी खुशी में एक पार्टी थ्रो करी जाती है जहां मेट और मिंत्रा भी आते हैं। मेट अब सिंडी नाम की एक आर्टिस्ट को क्रेडिट्स देते हुए उसका फेयरवेल स्पीच देता है और मिंत्रा को सबके सामने एज द न्यू फेस ऑफ मां सीता लॉन्च करता है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि सिंडी पहले एज सीता जी परफॉर्म करती थी
इन द थिएटर्स और उसका फेम अब मिंत्रा को मिल रहा है, जिससे सिंडी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। लेकिन उसके पीछे हम एक स्पिरिट की भी झलक देख पाते हैं। खैर, तो जब मिंत्रा वॉशरूम में होती है तो हम मे को उससे बातचीत करते हुए देखते हैं। वो मिंत्रा को उपदेश देती है कि अपने फेम को इंटैक्ट बनाए रखने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ये कहते हुए जैसे ही वो बेसिन में हाथ धोने लगती है तो तभी मिंत्रा देखती है कि टैप से पानी नहीं बल्कि खून बह रहा था। मिंत्रा डर के उस ओर देखती है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ ठीक हो गया था और मे भी उसे पूछती है कि तुम ऐसे क्यों देख रही हो। इसमें मिंत्रा बात टाल के ग्रुप इंटरव्यू के लिए चली जाती है। तो आफ्टर पार्टी मेट मिंत्रा को अपने अपार्टमेंट ले आता है और बातों बातों में मेट मिंत्रा को पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। इस सवाल के जवाब में मिंत्रा ना कहती है, लेकिन अगले ही पल वो एकदम से सीरियस होकर उससे रूडली पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो। इसमें मेट चौंक जाता है और वो मिंत्रा से कहता है कि तुम्हें अब घर जाना चाहिए क्योंकि रात बहुत हो गई है। हम समझ पाते हैं कि वो सवाल मिंत्रा ने नहीं बल्कि उस एंटिटी ने किया था, और जब वो एंटिटी मिंत्रा के शरीर पे हावी होती है तो मिंत्रा को कुछ ठीक से याद नहीं रहता। एनीवेज, अगले दिन डांस रिहर्सल के दौरान मेट को पता लगता है कि सिंडी का एक कार से एक्सीडेंट हो गया है और उसके पैर टूट गए हैं। वॉशरूम में दो लोग आपस में बात करते हैं कि सिंडी, जीना या जिन लोगों को भी वो लीड रोल दिया जाता है वो एक्सीडेंट्स में चले जाते हैं और किसी तरह तो चोटिल हो ही जाते हैं। तभी मिंत्रा वॉशरूम से निकलती है और अपना हैंड वॉश करने लगती है। देन उसे फील होता है कि उसके साइड में खड़ी लड़की उससे कहती है कि अब तुम मेरी मदद करो, और ऐसा कहकर वो मिंत्रा के पास आने लगती है। लेकिन तभी मिंत्रा देखती है कि ये उसका वहम था और पास खड़ी लड़की तो नॉर्मल है। इंस्टेड मिंत्रा ने अपने अजीब हरकतों से उसे ही डरा दिया था, जिससे वो लड़की वहां से चली जाती है। अब मिंत्रा देख पाती है कि वॉशरूम के मिरर में किसी ने लिखा हुआ था प्रॉमिस्ड। यहाँ हम ये समझ पाते हैं कि वो एंटिटी मिंत्रा के जरिए अब अपना कोई काम करवाना चाहती है। क्यों? क्योंकि उसने मिंत्रा को लीड रोल दिला दिया है। यहाँ मिंत्रा कहती है कि मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया, और वो वॉशरूम से भाग खड़ी होती है और जाते जाते हम एक घोस्ट को देख पाते हैं। नाउ घर आकर मिंत्रा कुछ पिल्स लेती है, तभी वहां मॉन आ जाता है। मॉन कुछ कहता नहीं, बस दौड़कर अपने रूम में जाता है और मिंत्रा भी उसके पीछे पीछे जाती है। वो देखती है कि मॉन अपने कमरे में एक कटर से अपने बिस्तर को चीर फाड़ रहा था और उसी कटर से वो खुद के साथ करता है। ये देखकर मिंत्रा उसे गले लगाकर रोने लगती है और तभी मॉन पीछे से आ जाता है और मिंत्रा देखती है कि उसका भाई तो बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो एंटिटी मिंत्रा को बताना चाहती हो कि उसके प्रॉमिस पूरा ना करने से वो उसके भाई को भी चोट पहुंचा सकती है। एनीवेज, मूविंग ऑन। अब डांस रिहर्सल के दौरान मिंत्रा डिस्ट्रैक्टेड थी क्योंकि सारे लोग उसे ही घूरे जा रहे थे और वो ऑडियंस में उस भयानक एंटिटी को देखती है जो उसी की तरफ देख रही थी। मेट उससे पूछता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है और उसे खुद को प्रूव करने को कहता है। मिंत्रा प्रैक्टिस करती है और हम इस सीन में उस एंटिटी को भी मिंत्रा के साथ परफॉर्म करते हुए देखते हैं। अब वो एंटिटी मिंत्रा के पेट को चीरने लगती है और मिंत्रा इसी दर्द में रोने लगती है। मिंत्रा परेशान हो चुकी थी और वो उस एंटिटी को बाहर आने को कहती है, जिसके चलते वो मिरर से बाहर आ जाता है। वो मिंत्रा के सर को पकड़ के उसे कुछ मेमोरीज दिखाती है और इस मेमोरी में हम एक लड़की की लाश को खून से लथपथ देखते हैं जिसे प्लास्टिक के बैग में भरा जा रहा था। मिंत्रा इन फ्लैशबैक्स में खुद को एक बंद दीवार के पीछे पाती है और वो लाश उसके पास आ जाती है। मिंत्रा इस सब से बहुत डर जाती है और वो एंटिटी भी वहां से चली जाती है। अब अगले सीन में हम मिंत्रा को सिंडी से मिलने आते देखते हैं, लेकिन सिंडी तो उस पे अब भी भड़की हुई थी। लेकिन अचानक से मिंत्रा भी उसे एक अजीब सी इविल स्माइल देती है और इससे सिंडी गुस्से में उसका गला दबाने लगती है। लेकिन तभी वो देखती है कि उसने जिसको चोक किया है वो मिंत्रा नहीं, कोई आत्मा है। अब मिंत्रा इन सब चीजों से परेशान हो जाती है और खुद ही उस आलमीरा के पीछे डिग करने का सोचती है। तो हाँ, वो ऊपर वाले फ्लोर पे जाके आलमीरा को अपने प्लेस से हटाती है और पीछे उसे एक लाल कपड़ा दिखता है। वो उस रूम में कुछ फाइल्स भी देखती है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। वो एक डॉल से भी डर जाती है, लेकिन फॉर्चुनेटली उसे एक डब्बा मिलता है जिसमें उसे सीडा नाम के एक औरत की फाइल मिलती है। अब सीडा कौन है? वेल, वो वही औरत है जिसको सिंडी इमेजिन की थी और मिंत्रा को धक्का देते वक्त उसी का नाम चिल्लाई थी। ये सीडा वही औरत है जिसकी स्पिरिट मिंत्रा को परेशान कर रही थी। तो इसके बाद मिंत्रा सीडा के एड्रेस पे जाती है जहां उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है। वो लेडी मिंत्रा को बताती है कि सीडा एक ऑर्फन थी और उसकी कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स नहीं थे। वो मेट के प्रोडक्शन में ही एक डांसर थी जहां अब मिंत्रा काम करती है, लेकिन बहुत दिन हो गए वो घर वापस नहीं आई। यहाँ वो ओल्ड लेडी मिंत्रा से मदद मांगती है, सेइंग कि सीडा को ढूंढ लो। मिंत्रा सीडा का रूम भी देखती है जहां उसे एक फोटो फ्रेम के पीछे एक हिडन फोटोग्राफ मिलता है ऑफ सीडा एंड मेट एंड पीछे लिखा हुआ था द वन आई मिस। इससे मिंत्रा समझ जाती है कि मेट और सीडा का लव रिलेशनशिप था इन द पास्ट। वहीं दूसरी तरफ मेट के साथ एक अजीब चीज होती है। बेसिकली मेट के लैपटॉप पे कोई वही पिक्चर सेंड करता है अननोन सोर्सेज से और मेट उस पिक्चर को देख के डर जाता है। साथ ही उसे अपने पीछे सीडा की आत्मा भी दिखती है जो मेट के कंधों पे अपना हाथ रखने ही वाली थी, लेकिन तुरंत ही सब नॉर्मल हो जाता है। वहीं पैरेलल में मिंत्रा उस फोटो को लेती है और सीधा मेट
मेट के घर में आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम सीडा को जानते हो। इस पर मेट कहता है कि सीडा हमारे यहाँ एक डांसर थी, लेकिन वो एक बहुत अच्छी डांसर नहीं थी, इसी वजह से उसने रिजाइन कर दिया और दूसरा काम ढूंढने चली गई। मिंत्रा कुछ और सवाल करने ही वाली थी कि मेट उसे अवॉइड करता है और उसे जाने को कहता है। खैर, तो उस रात मेट को सीडा की आत्मा हॉन्ट करती है, जिससे वो डांस रिहर्सल्स में नहीं आ पा रहा था। मेट का दोस्त टॉड, जो इस पूरे इवेंट को फाइनेंस कर रहा था, वो चिंतित होकर मैनेजर से पूछता है कि कल फाइनल रिहर्सल है और अब तक मेट क्यों नहीं आया। वहीं पे टीवी में मैनेजर एक न्यूज देखता है जहां पास ही के एक टेंपल के देखभाल करने वाले आदमी की लाश मिली थी कैनल के पानी में फ्लोट करते हुए, और इसके बारे में सुनकर मैनेजर काफी परेशान हो जाता है। लेकिन अगले दिन ड्रेस रिहर्सल में मेट आता है जो कि परफॉर्मेंस रिव्यू करता है, लेकिन अचानक वो देखता है कि मिंत्रा के साथ सीडा भी नाच रही थी, जिससे वो डर जाता है और डर के वो परफॉर्मेंस के बीच से ही भाग जाता है। टॉड भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन सीडा उसे भी हॉन्ट करने लगती है। आफ्टर परफॉर्मेंस मिंत्रा देखती है कि मेट तो अब भी उस आत्मा से बच के भाग रहा था और वो फुल पागल हो गया था। अब मेट मिंत्रा से मदद मांगता है और मिंत्रा उसे सब सच बताने को कहती है। तो यहाँ पे मेट मिंत्रा को फाइनली पूरी कहानी बताता है। बेसिकली सीडा बहुत टैलेंटेड डांसर थी और सेट पे बाकी डांसर्स उससे जलती थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि मेट उसके प्यार में पड़ गया और दोनों रिलेशनशिप में भी आ गए। अब सीडा बहुत ज्यादा एम्बिशियस थी और वो अपने ड्रीम रोल के लिए कुछ भी कर सकती थी। अकॉर्डिंग टू मेट, सीडा रिलेशनशिप में लॉयल नहीं थी और इसलिए मेट ने उसे डंप कर दिया और अब वो उसके पीछे पड़ी है। ये सब कहते हुए मेट को सीडा की आत्मा दिखती है और वो भाग के एक रूम में चला जाता है जहां उसे एक परछाई दिखती है। साथ ही मिंत्रा भी अंधेरे में से एकदम से प्रकट होती है और मेट उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन यहाँ सीडा मेट को डरा देती है और मेट इतना डर जाता है कि उसे कुछ होश ही नहीं रहता। ना मिंत्रा के बार बार मना करने के बावजूद मेट रेलिंग्स के पास जाता है जहां से वो नीचे गिर जाता है और मैनेजर के ऊपर देखने पे उन्हें मिंत्रा की जगह सीडा की आत्मा दिखती है, जिससे वो भी डर जाता है। पुलिस के आने पे मिंत्रा उनसे कहती है कि वो मैनेजर भी इन सब में मिला हुआ है और हम उसे अपने घर में बैग सजाते हुए देखते हैं क्योंकि वो अपनी कार लेकर भाग रहा था, लेकिन वो भाग नहीं पाता और सीडा की आत्मा उससे कार में ही हॉन्ट करने लगती है, जिससे परेशान होकर वो खुद ही पुलिस से मदद मांगता है। ऐसे में उस मैनेजर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अब आप पूछ रहे होंगे अरेस्ट वगैरह क्यों हो रहा है? वेल, यहाँ हमें पता चलता है कि सीडा गायब नहीं हुई थी, बल्कि उसका तो कत्ल किया गया था और उसके स्पॉन्सर ने उसे सीडा के बॉडी को ठिकाने लगाने को कहा था। सीडा के लाश को ठिकाने लगाने के लिए पास के मंदिर के केयर टेकर की सहायता ली गई थी और उसकी आत्मा को कैद रखने के लिए आलमीरा के पीछे वो लाल कपड़ा भी बांधा गया था। वैसे अब तक आप समझ ही गए होंगे कि केयर टेकर वही है जिसकी लाश कैनल में मिली थी। अब यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि सीडा एक्चुअली में अनफेथफुल नहीं थी, बल्कि मेट ही सीडा का ख्याल नहीं रखता था क्योंकि अपेरेंटली वो उससे बोर हो गया था। सीडा एक ब्रिलियंट डांसर थी जो कि पहले मेट के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन फिर मेट उससे बोर हो गया जिसके चलते उसने सीडा को डंप कर दिया। इसके बाद सीडा और टॉड रिलेशनशिप में आए जिसके चलते वो प्रेग्नेंट हो गई। टॉड ने उसे अबॉर्शन कराने को कहा, लेकिन सीडा अपना बच्चा रखना चाहती थी और तो और वो इतनी हर्ट थी कि उसने टॉड को प्रेस में एक्सपोज करने की धमकी दी। मेट से ब्रेकअप होते ही उसका लीड रोल भी छिन गया था एंड नाउ शी वाज लेफ्ट विथ नथिंग। अब सीडा प्रेस के पास जाने ही वाली थी, लेकिन उसके और टॉड के बीच हाथापाई हो जाती है जिससे वो वहीं फ्लोर पे सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और इसी से उसकी मौत हो गई। इसके बाद टॉड अपनी बीवी मे को कॉल करके सब सच्चाई बताता है और उसके बाद की कहानी हम सबको मालूम है कि उसने मैनेजर को सीडा की लाश ठिकाने लगाने को कहा था, लेकिन उस दौरान हम देखते हैं कि सीडा वापस होश में आ गई थी और वो टॉड से मदद भी मांगती है। लेकिन वो मंदिर का केयर टेकर इतना शैतान था कि उसने डबल पेमेंट के बदले सीडा को पानी में डुबो के मार डाला, जिससे सीडा फाइनली मारी गई। और इसीलिए हर बार जब भी कोई भूत वाली घटना होती थी तो हम वहां पानी के प्रेजेंस को देख पाते थे। प्रेजेंट टाइम में टॉड ये सब सोच के रो रहा था और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। इसके चलते वो गोली मार लेता को। अब क्योंकि मिंत्रा सीडा से कनेक्टेड हो गई थी, सीडा के स्पिरिट के थ्रू, तो उसे पता चल गया था कि केयर टेकर ने उसकी लाश कहां चुनवाई थी। वो था उसी फ्लोर के वॉशरूम के दीवार पे और पुलिस फाइनली उसकी लाश ढूंढ निकालती है। मिंत्रा सीडा का अंतिम संस्कार करती है जिससे उसकी आत्मा को शांति मिले। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि नर्तया थिएटर अब बंद होने वाला था, लेकिन इस डांस क्रू को कहीं और डांस करने के लिए बुलाया गया था। मिंत्रा को भी मिस्टर डाउन ने बुलाया था टू टॉक अबाउट हर डांस, लेकिन जैसे ही वो रूम में एंटर करती है हम देखते हैं कि कोई उसे बेहोश कर देता है एंड एक ड्रग भी इंजेक्ट कर देता है, देन उसे चेयर में बांध देता है। तो अब ये कौन है? वेल, ये टॉड की बीवी मे थी जो अब रिवेंज के मूड में थी क्योंकि मिंत्रा की वजह से उसके हस्बैंड का कुकर्म सबके सामने आ गया था। मे के हिसाब से उसके हस्बैंड ने सिर्फ अफेयर ही तो करा था, एक छोटा सा मिस्टेक है वो, और वो इसका सारा दोष सीडा पे डालती है कह के कि वही उसके पति को फंसाई। और तो और दोस्तों, जब सीडा मरी नहीं थी, मतलब हल्का सा जिंदा थी और वो मदद मांगी थी, तब टॉड दोस्त को बचाने के लिए दौड़ा था, लेकिन टॉड की पत्नी मे ने ही उस केयर टेकर को ऑर्डर्स दिया कि तुम जाओ और सीडा को मार दो। तो देखा जाए तो मे खुद ही
बॉस विलन थी। वो मिंत्रा से कहती है कि मैंने 2 साल तक इस कहानी को छुपाए रखने की कोशिश करी, लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। और तो और वो टॉड के मरने का कारण भी मिंत्रा को ही मान रही थी। तो इसके बाद मैं भी मिंत्रा को वैसे ही घसीटते हुए उसी वॉशरूम में ले जा रही थी जैसे सीडा को घसीटा गया था, और हम भी उसको पैरेलल में दोनों सीन्स दिखाया जा रहा था। मैं मिंत्रा के फेस को पानी में डुबोने लगती है और तो और उसे एक पैरालाइजिंग ड्रग भी देती है, लेकिन तब उसे मिरर में मिंत्रा की जगह सीडा की स्पिरिट दिखती है और मैं खुद ही बेसिन के पानी में अपने फेस को डुबोने लग जाती है, जो ऑफ कोर्स सीडा की स्पिरिट की वजह से हो रहा था। और ऐसे में जो फाइनल विलन बॉस है यानी कि मैं, उसकी मौत हो जाती है। हम देखते हैं कि अपना बदला लेने के बाद सीडा मुस्कुरा रही थी और वो मिंत्रा का सर सहला रही थी। मिंत्रा भी यहाँ उसके असली खूबसूरत चेहरे को देख पाती है और मिंत्रा के मन में ये शांति थी कि वो एटलीस्ट सीडा को इंसाफ दिलवा पाई। एंड सीन में हम देखते हैं कि मेट बच गया था क्योंकि सीडा जानती थी कि उसकी मौत में मेट की कोई गलती नहीं थी। हाँ, उसने सीडा को डंप जरूर किया था, लेकिन इसकी सजा मौत तो नहीं हो सकती। और अब मेट ने अपने प्रोडक्शन हाउस में मिंत्रा को काम दे दिया था। तभी एक हवा का झोंका आता है और दोनों समझ पाते हैं कि सीडा उनके साथ ही है। एंड सीन्स में हम मिंत्रा को अपने भाई के साथ भी काफी खुश देखते हैं, यानी कि वो भी अपने लाइफ को काफी हद तक सॉर्ट करने लग गई है और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।